आज स्टेज पर बैठे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट यासिर हसन साहब और दूसरे एस्टीम डिग्निटरीज। ये जो आज का हम प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग KM शरीफ साहब, हम लोग उन्हें KMS नाम से बुलाते थे, चंद लोग शरीफ आका करके बुलाते थे। तो शरीफ साहब की ज़िंदगी को और उनकी जो स्ट्रगल है उसे याद करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं। देखिए, एक जो एक्टिविस्ट रहते हैं उनकी एक सिफत ये होती है कि उनके ज़िंदगी में वो कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग उनकी तारीफ़ करें। एक एक्टिविस्ट की सबसे एक इम्पॉर्टेंट हैबिट या सबसे इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक या सिफत ये होनी चाहिए कि एक्टिविस्ट कभी भी प्रेज, तारीफ की ख्वाहिश नहीं रखना है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, सेल्फ प्रोजेक्शन, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी वाहवाही करें, मेरे काम को लोग अप्रिशिएट करें, ये एक्सपेक्टेशन एक एक्टिविस्ट कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना है। और शरीफ साहब के बारे में अगर हम कहना है तो उनकी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी सिफत थी कि कभी भी शरीफ साहब ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक जहन भी उनके अंदर नहीं आया था, एक इंच बराबर भी ऐसी एक बात उनके दिमाग में नहीं आई थी कि लोग मेरी तारीफ करें, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरी कुर्बानी है, इस कुर्बानी को लोग याद करें, मेरी कुर्बानी को लोग समझे। ये कहीं पर भी उनके ज़बान से भी नहीं आया और उनकी किसी हरकत से भी ये बात सामने नहीं आई। हम लोग जो उनके साथ काम करते थे, बहुत साल उनके साथ काम करने का मौका मिला। और ख़ासकर मैं जो हूँ, मैं जब ये पॉपुलर फ्रंट में उस वक्त KFD था, जब मैं आया 20 साल की उम्र थी मेरे वो टाइम पर, अब 18 साल ये तंजीम में गुजर गए हैं। और पूरे ये जो 18 साल है जो मुझे ये तंजीम में मिला, मैं अल्लाह का एक बहुत बड़ा शुक्र इसमें करता हूँ कि ऐसे एक लीडर के अंडर काम करने का अल्लाह मौका दिया हमें, उनके साथ काम करने का मौका दिया, उनके साथ ट्रेन होने का मौका दिया, उनके जो एक एजुकेशन उनसे हमें मिलना था वो एजुकेशन मिलने का हमें मौका मिला, और उनके साथ काम करते करते बहुत कुछ सीखने का हमें एक मौका मिला। तो एक एक्टिविस्ट की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी मैंने 18 साल उनके साथ देखी है। जो हम लेक्चर्स में कभी कभी बोलते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन एक आदमी के साथ रहने में ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि एक्टिविस्ट के अंदर क्या क्या सिफत उनके अंदर देखी है। आज हम लोग शरीफ साहब के बारे में जो आज बात कर रहे हैं, मेरा मतलब यहाँ पर आज तारीफ करना भी नहीं है। मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने शरीफ साहब की तारीफ करने के लिए भी नहीं आया हूँ, क्योंकि जिस तरीके के शरीफ साहब को मैं जानता हूँ, मुझे अच्छी तरीके पता है उन्हें ये भी ठीक नहीं लगता कि उनके मौत के बाद कोई उनकी तारीफ करे, उन्हें ये भी पसंद नहीं आएगा। उनकी वो सिफत थी। तो आज मैं भी यहाँ पर उनकी तारीफ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं उनके पास से, उनके साथ काम करने से जो चंद चीज़ें हमें पता चली हैं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखें, और जो मेरी बात यहां पर सुन रहे हैं, ताकि हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले। देखिए, एक्टिविस्ट जो होते हैं उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि उनके मरने के बाद भी उनका पैगाम कंटिन्यू रहता है, और उनके पैगाम, उनके काम को देखकर बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट होते हैं। और शरीफ साहब के ज़िंदगी के चंद अहम पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि मेरी उम्मीद यह है कि आप और मैं, हम सब लोग उन पहलुओं से चंद चीज़ें सीखें, सीखकर बहुत ज़्यादा हमारे सामने जो चैलेंजेस आने वाले हैं, हमारी लड़ाई आज या कल ख़त्म होने वाली नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग इस मुल्क के अंदर। मुल्क के जो सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए, मुल्क के कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने के लिए जो एक लड़ाई हम लोग यहाँ पर एक फैसिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत लंबी लड़ाई है। और इस लंबी लड़ाई के लिए हमारी ज़िंदगी में थोड़ी इंस्पिरेशन हमें बहुत ज़रूरत है। वो चीज़ें आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। आज के प्रोग्राम का टाइटल भी बहुत सूटेबल टाइटल है, KM शरीफ लाइफ एंड स्ट्रगल। मैं ये स्ट्रगल के बारे में आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी, शरीफ साहब की जो ज़िंदगी थी, जो मैंने उनके साथ एक पिछले 18 साल से मैंने देखी, उनका ज़िंदगी ही एक संघर्ष, ज़िंदगी ही एक जद्दोजहद, ज़िंदगी ही एक स्ट्रगल था, पूरी ज़िंदगी। ये ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे एक स्ट्रगल का माना क्या है? स्ट्रगल का माना है
जिंदगी के अंदर सेक्रीफाइस होना बहुत जरूरी है, कुर्बानी होना बहुत जरूरी है। कुर्बानी के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर सकते हैं, कुर्बानी के बारे में बहुत सारे लोग लेक्चर्स दे सकते हैं, कुर्बानी के बारे में बहुत बड़ी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस देना, ये छोटी बात नहीं है। ये कुर्बानी क्या है, सेक्रीफाइस क्या है, किन चीजों की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी? सेक्रीफाइस उन चीजों की देनी पड़ेगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप छोड़ देते हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं है। लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको कुर्बान कर देना, कॉज के लिए, एक मकसद के लिए, एक मिशन के लिए, ये बहुत मुश्किल का। और हमारे तंजीम में हम लोग कहते हैं, हमारे तंजीम में शरीफ साहब एक ऐसे शख्स थे जो तंजीम में आने से पहले ही कुछ थे। हम हमारे बारे में कहेंगे, बहुत सारे जो तंजीम के पॉपुलर फ्रंट के लीडरों को मैं जानता हूं, हमारी तंजीम में आने से पहले, पॉपुलर फ्रंट एक मूवमेंट में आने से पहले हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं था, पहचान नहीं था, कोई जानता नहीं था हमें। लेकिन शरीफ साहब का ऐसा नहीं था। शरीफ साहब का हमारे तंजीम पॉपुलर फ्रंट में आने से पहले उनका एक आइडेंटिटी था, उनका एक प्लेस था, उनको एक पहचान थी, एक सर्कल में उनको लोग जानते थे। तो उनके पास इनडायरेक्ट में कहने का मतलब यह है, खोने के लिए बहुत कुछ था। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। एक बहुत बड़े आलिम के फर्जंद थे, वो बड़े फर्जंद थे, बहुत बड़े आलिम। आप दक्षिण कन्नड़ा में अगर आएंगे, दक्षिण कन्नड़ा में एक ही मस्जिद में 40 साल से ज्यादा खतीब रहने वाले उनके वालिद साहब थे। उनके माँ के फैमिली में अगर आप देखेंगे, पूरे बड़े बड़े आलिम थे। अभी भी उनके जो माँ के फैमिली में और इनके फैमिली में बहुत बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े आलिमों के फैमिली से आए हुए एक शख्स, बहुत एक इज्जत थी। ऐसे एक पॉपुलर फ्रंट जैसे तंजीम, केएफडी जैसे एक तंजीम में एक लीडरशिप लेने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो सारा प्रॉब्लम जो हमें आ सकता था उससे कहीं ज्यादा उन्हें आना था, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। हमारे पास तो कुछ नहीं था, कोई जानते नहीं थे, बहुत सारे लोगों को ही जानते हैं। शरीफ साहब के पास खोने के लिए बहुत चीज था और वो हुआ। जैसे ही शरीफ साहब तंजीम में आए, तंजीम में आने के बाद तंजीम में जो लीडरशिप लिया, आप लोग जानते होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन कोई जानता नहीं था। जो केएफडी ऑर्गेनाइजेशन कोई जानता है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट एज ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, या उससे पहले जो केएफडी था या दूसरे जो स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन जो लेबल था, लेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। असल है मैसेज, आप क्या पैगाम दे रहे हो, पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस वक्त में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, हम लोगों ने एक वेरी स्ट्रांग मैसेज हमने दिया था। एक अल्टरनेट सोल्यूशन हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे कि एकदम कंप्लीट एक पेसिमिस्टिक अप्रोच जो कम्युनिटी के अंदर है, एक ऐसा एक अप्रोच है कि देयर इज नो होप। या फिर रिलीजन का जो एक एस्पेक्ट था, रिलीजन मतलब क्या है, फ्यू रिचुअल्स, चंद रीति रिवाज है, रीति रिवाज कर लो, आपका रिलीजन खत्म हो गया। ये जो एक मिजाज जो नॉर्मल था, उस नॉर्मल मिजाज के अंदर हम लोग एक अलग मैसेज लेकर इस कम्युनिटी के सामने गए थे। मैसेज क्या था, एक कॉन्फिडेंस का मैसेज था। जो इंडिया के सोसाइटी के दुश्मन थे, जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपना दुश्मन मानते थे, जो आरएसएस संघ परिवार है, इस संघ परिवार को ओपन चैलेंज करने का जो एक मैसेज हमने दिया था, ये मैसेज बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था। बहुत सारे लोग आकर हमसे कहते थे, उस वक्त शरीफ साहब से भी कहते थे कि ये आपका अप्रोच ठीक नहीं है। शरीफ साहब जिन लोगों के साथ पढ़े थे, जो उनके टीचर्स थे, वो टीचर्स ने भी आकर शरीफ साहब से कंप्लेंट किया था कि आप इस तरीके से नहीं जाना, ये आपका एंगल ठीक नहीं है। ये जो आप लोग एक बहुत ही, वो लोग हमें एग्रेसिव करते थे। हम लोग कहते हैं पॉपुलर फ्रंट, हम वी आर नॉट एग्रेसिव, वी आर असर्टिव। हम लोग असर्टिव कहते हैं, लेकिन थोड़े लोग एग्रेसिव कहते हैं हम लोगों को। तो आपका जो ये असर्टिव नेचर है, जो एग्रेसिव नेचर है, ये ठीक नहीं है, मैसेज बंद करो। ये शरीफ साहब को बहुत सारे लोग उस टाइम पर कहते थे, और कहने की वजह से बहुत नुकसानात भी हुए। बहुत सारे बड़े बड़े जो सर्कलों में इनका उठना बैठना था, उन सर्कलों से इनका उठना बैठना बंद हो गया। बहुत सारे बड़े बड़े जगहों में जो इनको बुलाया करते थे, बहुत सारे लोगों ने इनसे बातचीत और ये पूरे बंद कर दिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा एक पैगाम लोगों के सामने रखने की हिम्मत की, जो पैगाम लोग छुपाना चाहते थे, जिसके बारे में बात करने के लिए कोई कंफर्टेबल नहीं था। एक सच था, एक ट्रूथ, एक हक की बात थी। सामने के जो प्रॉब्लम्स के बारे में जो बोलना था, उसके लिए कोई बोलने के लिए रेडी नहीं था। और उस वक्त ये तंजीम को कर्नाटका के अंदर लीड करने की वजह से सबसे फोर फ्रंट में, सबसे पहले सब में जो शरीफ साहब थे, तो बहुत सारा उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा।
मैं भी हमारे चेयरमैन सलाम साहब से डिस्कस कर रहा था। सलाम साहब एक बात मुझे बताए, मुझे भी पता नहीं था कि शरीफ साहब हमारे तंजीम में एक बहुत कम लोगों में से एक कम शख्स थे जिनके पास तंजीम में आने से पहले एक गाड़ी थी, समझे। वो तंजीम में ऐसे शख्स है जो आने से पहले मैंगलोर सिटी के अंदर उनके अंदर दुकानें थी, एक से ज्यादा दुकानें थी उनकी सिटी के अंदर। लेकिन ये तंजीम में आने के बाद जो तंजीम का जो हमारा एक्टिविज्म था और उस वक्त जो एक पागलपन की तरीके से जो काम हुआ था, बहुत सारे लोग आज सोचते हैं कि पॉपुलर फ्रंट 22 स्टेट्स में है, पॉपुलर फ्रंट अभी तो पूरा हर न्यूज़ में आता है कि इंडिया में जो कुछ हुआ उसका फंडिंग पॉपुलर फ्रंट ही कर रहा है करके, ऐसा एक न्यूज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अमीर तंजीम है, 100 करोड़ 150 करोड़, बहुत सारे हमारे ऊपर एक ये है कि एनीथिंग दैट हैपन्स इन इंडिया इज फंडेड बाय पॉपुलर फ्रंट, इवन एनीथिंग हैपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज फंडेड बाय पॉपुलर फ्रंट, ऐसा एक मिजाज हमारे बारे में बना दिया गया है। हर न्यूज़ में हम लोग आते हैं, मीडिया वाले हमसे पूछते हैं, बहुत एक चीज़ है। लेकिन ये इतना आसान से नहीं हुआ, याद रखिए। ये एक लेवल पे जो आज एक तंजीम पहुंची है, पॉपुलर फ्रंट पहुंची है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा पागलों के जैसा काम किए हैं लोग। बोलते हैं ना हमारे बेंगलुरु के समय, दीवानों के जैसा काम करे, वैसा काम करके हैं लोग, पागलों के जैसा काम किए हैं। और जब आप पागलों के जैसा काम करते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। नुकसान आपके पर्सनल लाइफ में होता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में होता है, आपके बिजनेस पर होता है। और ये सब कुछ शरीफ साहब के साथ हुआ। दुकानें बिक गई, बिजनेस बिक गया, सब बिक गए, कुछ भी नहीं था, सब चला गया था। ये करना पड़ा। अगर वो टाइम पूरा नहीं करते, आज जो एक पॉपुलर फ्रंट एक आवाज बन के इंडिया के सामने एक इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के एक वॉइस बनकर है, ये नहीं बनते हम लोग, क्योंकि वो टाइम पर करना पड़ा। ऐसे कुर्बानी की वजह से हुआ, वो कुर्बानी थी। वो शरीफ साहब के बारे में अभी यार आप पूछेंगे ऐसी कुर्बानी देने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसीलिए क्योंकि उनकी खासियत ये थी कि हमेशा कम्युनिटी की फिक्र, हमेशा स्पेशली जो ऑप्रेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, ऑप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बहुत फिक्र। चंद लोग सोचेंगे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, ऐसा नहीं है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज का जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, स्पेशली बस्तर के अंदर, या फिर आप झारखंड में देखेंगे, या जहां पर भी ये ट्राइबल्स का जो प्रॉब्लम है, ये ट्राइबल्स के प्रॉब्लम के बारे में शरीफ साहब आकर हमारे से डिस्कस करते थे कि एक बार यहां तक ऐसा बताया, जैसा याद है मुझे, कि मुस्लिम्स का प्रॉब्लम तो आ जाएगा मीडिया में, मुस्लिम्स का प्रॉब्लम तो मीडिया में आ जाएगा। वो छत्तीसगढ़ के अंदर, वो बस्तर के अंदर जो ट्राइबल्स के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज आकर उनको पूरे के पूरे वहां से घरों से, वो ट्राइबल्स के बारे में कौन बात करेगा? ये टेंशन, ये फिक्र, इसी फिक्र रहती थी। एक बार आसाम में कोकराझार राइट्स हुआ था, कोकराझार दंगे जो हुए थे 2013 में शायद। वो कोकराझार दंगों में हम लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हमने एक कैंप डाला था। एक कैंप हमने, एक स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल है, वो स्कूल में हमने बात करके स्कूल को रेफ्यूजी कैंप हमने बनाया था। और उस रेफ्यूजी कैंप में हमने किनको लाए थे? वहां पर जो लोग ये राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, राइट्स के जो विक्टिम्स थे, उन विक्टिम्स को हमने कोकराझार राइट्स के स्कूल के कैंपस में हमने रखा था। और उनको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से खाना पानी सब मिलता था। जब हम लोग ये राइट विक्टिम्स को खाना देते थे, पानी देते थे, और स्कूल के जो नेबरहुड थे, वो नेबरहुड के लोग भी खाना लेने के लिए आते थे। इसका मतलब क्या? ये दंगों में जो मार खा के आए हैं, उनसे खराब हालत किसकी है? यहाँ के रहने वाले लोगों की थी। और वो टाइम शरीफ साहब हमसे कहते थे कि ऐसी सिचुएशन है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की इंडिया में, ये सिचुएशन है, ऐसे एक सिचुएशन में हम कैसा आराम करेंगे, ऐसे एक सिचुएशन में हमारा काम स्लो हम कैसा करेंगे, ऐसे एक सिचुएशन में हम लोग किस स्लो डाउन कैसे होंगे। और आप इसका रिफ्लेक्शन भी देखेंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक्सपांशन मेजर स्टेट्स में, जैसे आसाम है, बिहार है, झारखंड है। ये शरीफ साहब जब चेयरमैन थे, वो 4 साल के टर्म में हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने एक्सपांड किया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तंजीम का एक्सपांशन जो था, तो इसलिए बिहार, झारखंड और आसाम, इन एरियाज में शरीफ साहब के पीरियड में हुआ। और इस काम के लिए जो एक दौरा था, जो मुझे बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ पर रहेंगे, उनको पता होगा कि 2007 तक कर्नाटका के एक्टिविज्म सर्कल में शरीफ साहब बहुत इन्वॉल्व थे। बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो लोग
2007 तक शरीफ साहब से रेगुलर टच में थे। आफ्टर 2007 जो है शरीफ साहब ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए थे कर्नाटका से। मुझे एक बार याद है, हम लोग होस्कोटे में एक प्रोग्राम भी था, उस प्रोग्राम में भी पार्वतेश भी थे, वो लोग भी एक प्रोग्राम के बीच में बताए किधर हो आप, नजर नहीं आते करके। 2007 से ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए कर्नाटका से शरीफ साहब। आफ्टर 2009 ऑनवर्ड्स कर्नाटका से डिसअपियर हो गए थे। उसका रीजन ये था क्योंकि हमारे तंजीम के अंदर, पॉपुलर फ्रंट के अंदर, मुझे लगता है लीडरशिप में पूरे इंडिया का कोना 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 सफर करने वाले एक लीडर शरीफ साहब थे। आसाम के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे जगह जहां पर एक आइलैंड में आपको जाना है, वह आइलैंड में जाकर आपको एक सर्व शिक्षा ग्राम ओपन करना है, वो आइलैंड में जाने के लिए 1.5 घंटा पानी में जाना पड़ता है, 1.5 आवर बोट में जाना पड़ता है, बोट में जाकर फिर आइलैंड मिलेगा, वो आइलैंड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे जगह जाकर वहां पर एक सर्व शिक्षा ग्राम ओपन करने के लिए शरीफ साहब जाया करते थे वहां पर। तो जब इस तरीके का एक ट्रैवलिंग था 2009 से लेकर 2017 तक का उनका जो ट्रैवलिंग था, एक अजीब पागलपन जैसा ट्रैवलिंग था। और हमारे तंजीम के अंदर जहां तक मुझे याद है, पॉपुलर फ्रंट के अंदर शरीफ साहब एक ऐसे हमारे मेंबर या लीडर थे जिनको तंजीम ऑर्डर करती थी आराम करो, तंजीम ऑर्डर करती थी मीटिंग पर मत आओ, तंजीम ऑर्डर करती थी घर पर बैठो। बहुत सारे लोग सोचेंगे क्यों भाई, नॉर्मली आपको तो ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप बोलेगी आओ फील्ड में, ज्यादा काम करो, लीव्स मत लो, छुट्टी मत लो, ज्यादा काम करो। लेकिन शरीफ साहब का एक सिनेरियो ऐसा था, मैं खुद जाकर हमारे अलग अलग चेयरमैन से मैंने भी कंप्लेंट किया था शरीफ साहब के बारे में, शरीफ साहब को रेस्ट की जरूरत है, उनको रेस्ट चाहिए। मैं कंप्लेंट किया हूं जाकर चेयरमैन से, उनको रेस्ट चाहिए। अलग अलग चेयरमैन ऑर्डर देके उनको आप रेस्ट करो करके बोले। और उनकी हालत अगर आप देखेंगे, या अभी जो उनकी इंतकाल हुआ, मौत हुआ है, डेथ हुआ है, डेथ से पहले का लास्ट काम क्या था शरीफ साहब का? व्हाट वाज द लास्ट थिंग ही डिड बिफोर पासिंग अवे? उनका जिंदगी का लास्ट काम भी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर एजुकेशन के लिए नॉर्थ कर्नाटका विजिट था। नॉर्थ कर्नाटका के विजिट के लिए गए, ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स थे, उसमें सिर्फ बेलगम और गोवा का प्रोग्राम पेंडिंग था। पूरा नॉर्थ कर्नाटका प्रोग्राम करके बेलगम पहुंचने में बीमार होके वहां से आए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहीं से इंतकाल हो गया। यानी लाइफ का लास्ट काम भी क्या था वो, और ये काम भी हमको पूछ के नहीं गए थे, क्योंकि उनको मालूम था अगर हमसे पूछेंगे हम जाने नहीं देंगे करके। तो ये सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखना है, लोगों को सेलिब्रेट नहीं करना है, लोगों के सेक्रीफाइस से हम लोग इंस्पायर होना है। मेरी लास्ट बात मैं यहां पर रखता हूं। एज इन मुस्लिम कम्युनिटी में अगर हम देखेंगे, मैं इसे कर्नाटका यहाँ की बात नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में शरीफ साहब का कंट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर देयर वाज सम सिचुएशन, देयर वाज अ सिचुएशन and especially the Muslim community was very conveniently ignoring that situation. Very conveniently we were ignoring that situation. हम लोगों को सिचुएशन के बारे में बात करना पसंद नहीं था। एक सिचुएशन था, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था इंडिया के अंदर। एक फैसिज्म जो था, जिस तरीके से जर्मनी के अंदर एक फैसिज्म हम लोग सुनते थे हिस्ट्री बुक्स के अंदर, वैसा एक फैसिज्म 90s के बाद हम देखते हैं कि जो वेरी साइलेंट काम वो लोग 80s में कर रहे थे, 90s के बाद ये फैसिज्म जो अपना एक फेस लेकर बाहर आया, ये फैसिज्म एक थ्रेट बन के सामने आ रहा था। और फैसिज्म का जैसे MS गोलवालकर ने कहा, उनका प्राइमरी टारगेट मुस्लिम है, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, कम्युनिस्ट हैं और अलग लोग हैं। इनका एक प्राइमरी टारगेट जो मुस्लिम्स है, और मुस्लिम्स के लिए जो अगेंस्ट जो लोग अलग अलग कैंपेन शुरू कर रहे थे, बहुत कन्वीनियंटली मुस्लिम कम्युनिटी उसे इग्नोर कर रही थी। यहां तक सिचुएशन था, मुझे याद है कर्नाटका के अंदर कोई भी एक प्रोग्राम करना है, उस प्रोग्राम में अगर RSS के बारे में या फैसिज्म के बारे में स्पीच करना है, तो मुस्लिम्स के अंदर स्पीकर्स नहीं थे। मुस्लिम्स के अंदर कन्नड़ा लैंग्वेज में RSS के बारे में बात करने के लिए स्पीकर्स नहीं थे। जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट के लोग हैं वो लोग आते थे हमारे स्टेज पर, वो लोग आके स्पीच करते थे RSS के बारे में। या तो मुस्लिम्स के अंदर वैसा गट्स नहीं था स्पीच करने के लिए, या फिर नॉलेज नहीं था, या फिर सिचुएशन के बारे में एजुकेशन नहीं था।
तो कर्नाटका के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आरएसएस के जो हिंदुत्व फैसिज्म है, ये हिंदुत्व फैसिज्म हो या ब्राह्मणिज्म हो या मनुवाद हो, इसके बारे में ओपनली बात करने वाले एक पब्लिक स्पीकर अगर हम देखते हैं, एक तरफ हमारे कन्नड़ा जबान में सबसे पहले बात करने वाले हमारे के.एम. शरीफ साहब थे और उर्दू जबान में मौलाना कलीमुल्लाह साहब थे। ये दो लोग थे जो मैं जानता हूं कि जो लोग ओपनली प्रोग्रेसिव लेफ्ट को अगर आप छोड़ेंगे तो, या फिर एक्टिविस्ट को अगर आप छोड़ेंगे तो, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आरएसएस के बारे में एजुकेशन देना, ये हिंदुत्व फैसिज्म क्या है, इसका थ्रेट के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन देना एक बहुत बड़ी रोल इनका है। आज जो यहां पर लोग बैठे हैं और जो भी ये लाइव प्रोग्राम में जहां जहां बात सुन रहे हैं, हमारे सामने एक जिम्मेदारी है कि जैसे मैंने बात पहले बताया, अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, सिचुएशन ऐसा है, एनीवन अदर देन द फैसिस्ट इज अंडर थ्रेट। हर वो शख्स जो आरएसएस फैसिज्म के साथ नहीं है वो डेंजर में है। अभी कोई ये नहीं बैठ सकता कि भाई हम लोग इफ वी डोंट स्पीक वी विल बी सेफ। नो, दैट टाइम इज गॉन। अभी आप वो टाइम में नहीं है। अगर आप कहेंगे कि भाई हम लोग कुछ कमेंट नहीं करेंगे, विल लिव अ वेरी पैसिव लाइफ, मी माई जॉब एंड माई रिटायरमेंट, मैं किसी आरएसएस या किसी संघ परिवार के बारे में बात नहीं करूंगा, तो आप सेफ है नहीं, वो टाइम चला गया। एनीवन अदर देन द फैसिस्ट आज वो थ्रेट में है और ये सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, खराब ही होगा। हम देखते हैं सिर्फ 5 साल में व्हाइट सुप्रीमिस्ट का कल्चर देने के वजह से अमेरिका के अंदर क्या हुआ। ओनली इन 5 years व्हाइट सुप्रीमिज्म को जो ओपनली एक क्या कहते हैं कि ग्लैमराइज किया गया। पहले से व्हाइट सुप्रीमिज्म था यूएस के अंदर, लेकिन पिछले 5 साल में ट्रंप के बाद हमने देखा व्हाइट सुप्रीमिज्म को ग्लोरीफाई किया गया, ग्लैमराइज किया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि एक व्हाइट हाउस जो अपने आप को पूरे वर्ल्ड में प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, उस कैपिटल हिल के अंदर हम देखते हैं कि पागल जाकर पूरे के पूरे व्हाइट हाउस को तबाह करने लग गए। क्या क्या करना चाहते थे वो लोग वहां पर, सिर्फ 5 साल के ग्लैमराइजेशन ऑफ व्हाइट सुप्रीमिज्म को। लेकिन हम एक मुल्क के अंदर हैं जिसमें लास्ट 90 ईयर से एक फैसिज्म का पॉइजन इंजेक्ट किया जा रहा है। 90 ईयर से फैसिज्म का पॉइजन इंजेक्ट किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े ग्लोबल स्कॉलर्स कह रहे हैं कि देयर इज अ इंपेंडिंग जेनोसाइड कमिंग इन इंडिया। एक जेनोसाइड होने के क्या क्या आसार हैं, पूरे आसार इंडिया में नजर आ रहे हैं। ऐसे एक टाइम पर आराम करना, ऐसे एक टाइम पर एक पैसिव लाइफ जीना, ये सही बात नहीं है। अब जरूरत है एक एक्टिविज्म की लाइफ हर एक शख्स जीना है, एक एक्टिविज्म की लाइफ। और ऐसे एक्टिविज्म की लाइफ जीना है तो आज के ज़माने में के.एम. शरीफ साहब जैसी शख्सियत हमारे लिए एक रोल मॉडल है। उनके ज़िंदगी से हमें सीखना है। मैं यही बात करता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बहुत आला दर्जा अता फरमाए और उनकी ज़िंदगी से हमें सीखने की तौफ़ीक फरमाए।